जो नर्सिंग एस्पिरेंट 2027 में जो भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये जो चैप्टर है वन शॉट का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस चैप्टर को आप वन शॉट ही कवर करते हो तो इससे एक से जो 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसी थ्योरी क्लासेस से आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधे आपके बोर्ड। यहाँ पर देखिए जो भी टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो परेशान नहीं होना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी में बताएंगे समझाते हुए, क्योंकि वीडियो लेंथी नहीं करना चाहते। वन शॉट का मतलब है 40 से 50 मिनट में सारा कंटेंट खत्म हो जाए। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सभी जीवित जीवों की मौलिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। देखिए जो आपका सेल है, जो कोशिका है, वो शरीर की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और देखिए एवरीथिंग लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रत्येक जीवित जीव कोशिका और कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। देखिए कोई भी जीवित जीव है, जैसे एल्गी हो गया, प्लांट हो गया, चींटी हो गई, ह्यूमंस हो गए, वो सभी सेल से मिलकर हुए बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग है, अगर लिविंग है तो समझ लीजिए वो जो है सेल के बने हुए होते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। देखिए एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने और जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो केपेबल होते हैं किसके लिए, इंडिपेंडेंट केपेबल होते हैं ये अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, चलिए ये सब बात होगी। अब यहाँ पर है डिस्कवरी ऑफ सेल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल का डिस्कवरी किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पिछले 2024 में पूछा गया था कि सेल का खोज किसने किया। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि सेल का खोज किसने किया। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल्स इन कॉर्क स्लाइस इन 1665 यूजिंग अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो सेल का खोज किसने किया, तो इसको हम थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। और कब हुआ था, तो 1665 में किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। हिंदी में देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक आदिम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कॉर्क के टुकड़ों में मृत कोशिकाओं की खोज की। बहुत अच्छी बात है। फिर आए हमारे एंटोइन लीवनहुक। एंटोइन लीवनहुक फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल। मतलब जो आपके रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने डेड सेल पे खोज किया था। रॉबर्ट हुक इज इक्वल टू डेड सेल। बट हमारे जो एंटोइन लीवनहुक है, इन्होंने जो है जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। रॉबर्ट ब्राउन फिर आए बाद में, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 2027 के पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे सेल थ्योरी किसने दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी परफॉर्म्ड बाय मैथ्यू सलाइडन एंड थियोडर स्वान। मैथ्यू सलाइडन एंड थियोडर स्वान ने सेल थ्योरी दिया। अब देखिए कोई ना कोई आएगा सेल थ्योरी देगा, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी अभी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने सेल थ्योरी दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी दिया और सेल का खोज किया। तो यहाँ पर देखिए की पॉइंट आपको क्या याद रखना, मुख्य बिंदु जो कि एनसीईआरटी से आपका ये लाइन है, सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। जो कि पहले हमने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सभी कोशिकाओं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, जिसे बाद में रूडल बिच्चो ने जोड़ा। अब यहाँ पर देखिए ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अ कॉन्सेप्ट एडेड लेटर बाई रूडल बिच्चो। रूडल बिच्चो ने कहा था ओमनी सेलुलाई सेलुला, ठीक है। तो इन्होंने जो है सभी कोशिकाएं जो पहले से उत्पन्न है, ठीक है, उसी में से रूडल बिच्चो ने थोड़ा नामकरण दे दिया। तो यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ सेल का क्या है, देखिए कोशिकाएं आकार, आकृति और गतिविधियों में काफ़ी भिन्न होती हैं। जो सेल्स होती हैं, देखिए ये जो सेल्स हैं, तो ये सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप, साइज एंड एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जांपल में इसका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा आपका कैसा है, स्मॉलेस्ट सेल है। ओस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। और यहीं पे बात कर ली जाए नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 2026 के पेपर में पूछा गया है,
यहीं से आप PYQ उठाकर देख लीजिए। हम जो भी आपको थ्योरी करवाएंगे या MCQ करवाएंगे, अब थ्योरी आपको पसंद आता है या नहीं आप कमेंट करिए, आप क्या चाहते हैं। देखिए, हम कैमरा के इस पार हैं और आप स्क्रीन के उस पार हैं। सो जब तक आप नहीं कोऑपरेट करेंगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो हम अच्छे से नहीं दे सकते। अब आप कमेंट करिएगा कि आपको MCQ चाहिए या थ्योरी के साथ साथ MCQ हम करवा दें, ठीक है, तभी समझ पाएंगे। अब देखिए, माइकोप्लाज्मा और स्मॉलेस्ट सेल। तो माइकोप्लाज्मा का कुछ फीचर है, ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है, इसमें सेल वॉल भी नहीं होता है। ऑस्टिच इज द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल है। ओके, माइकोप्लाज्मा देखिए, हिंदी भी देख लीजिए। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी अलग की गई एकल कोशिका है, यानी कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में से कुछ हैं। चलिए, अब हम देखते हैं सेल के दो टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम क्या देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल आपका होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, भाई पेन थोड़ा आ जा इधर। प्रोकैरियोटिक में झिल्लीबद्ध केंद्रक और झिल्लीबद्ध अंगक का अभाव होता है। कहने का मतलब है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। उसमें जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ना तो ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे और ना न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया है, तो इसमें आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO। सो ये आपके एग्जाम्पल है, जो कि क्या है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। इसके उदाहरणों में बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा और PPLO कोशिका भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। देखिए, कुछ होता है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कहते हैं ये छोटा पैकेट लेकिन निकला बहुत बड़ा धमाका। तो इसी प्रकार जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो आमतौर पे तो छोटे होते हैं, बट ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक तेजी से गुणा करते हैं, यानी कि डिवीजन करते हैं। अब फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के भी जो है फोर शेप हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया। तो हिंदी इंग्लिश हम साथ में लेके हुए चलेंगे, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि इंग्लिश वालों को हम ज़्यादा देखते हैं या हिंदी मीडियम वालों को। सो दोनों को साथ लेकर चलेंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो देखिए, बेसिलस, बेसिलस में क्या है, कोकस में क्या है, विब्रियो स्पायरम। तो देखिए, जो बेसिलस होता है ये रॉड लाइक होता है। रॉड लाइक बोले तो आपने शादी विवाह में रॉड देखा होगा लगा हुआ, तो ये रॉड लाइक होता है बेसिलस, जैसे कि लेप्टो बेसिलस बैक्टीरिया। पेन हमारे पास है नहीं, पेन 2 से 10 दिन में आ जाएगा, जो स्क्रीन पे लिखा जाता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिए। ओके, तो ये बेसिलस हो गया, लेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है। कोकस, कोकस का शेप जो होता है, शेप पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है 1 नंबर से 2 नंबर तक, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। कोकस स्पायरकल होता है। विब्रियो, ये कॉमा शेप्ड होता है विब्रियो, ठीक है। कोकस, कोकस को आप याद रखेंगे स्पायरकल, देखिए लास्ट में यस आ रहा है और यहाँ पे भी यस, तो स्पायरकल, स्पायरलम, स्पायरल। तो ये हो गया आपका बैक्टीरिया के 4 मूल आकार। अगला है प्रोकैरियोटिक सेल एनवलप। अब प्रोकैरियोटिक सेल एनवलप होता है, तो जैसे हम बता रहे हैं, मानने के लिए, हालांकि इस तरह स्ट्रक्चर होता नहीं है, बट आपके मानने के लिए या थोड़ा समझने के लिए इस तरह करना पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण जो होता है, ये रासायनिक रूप से जटिल 3 परत संरचना से मिलकर बनता है, कंसिस्ट ऑफ केमिकली कॉम्प्लेक्स 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोटिक एनवलप होता है, ये जो होता है बहुत जटिल होता है, ठीक है। तो इसकी 3 परत होती है। आउटर मोस्ट को क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट आपका ग्लाइको कैलिक्स होता है, जो कि स्लाइम लेयर या कैप्सूल, इसको क्या कहेंगे आप, स्लाइम लेयर या कैप्सूल कहेंगे। ओके, यहाँ पर सेल वाल, ये सेल वाल आपका दूसरा वाल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपका एकदम इनर वाला है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल एनवलप। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी क्या है। तो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, समावेशन निकाय जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ
भाई पेन क्या हो रहा है भाई, पेन आ जा भाई। राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आर ऑफ द 70s टाइप। इंटेलिजेंट बॉडीज स्टोर रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म एज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। अब इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा है, देखिए। राइबोसोम प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। और 70s प्रकार के होते हैं, 70s प्रकार के होते हैं। इंटेलिजेंट बॉडीज स्टोर रिजर्व मटेरियल। जो समावेशन निकाय होता है, ये कोशिका द्रव में गैर जैविक संरचनाओं के रूप में आरक्षित सामग्री को संग्रहित करते हैं। तो इंटेलिजेंट बॉडीज का काम क्या है, रिजर्व करने का मटेरियल्स को। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल में क्या है, ये बहुत ही वन शॉर्ट लेवल का है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो थोड़ा डिटेल्स भी लाया जाएगा, बट ये है कि जो आपके पेपर में पूछा जाता है एज इट इज, ना कोई ज़्यादा कंटेंट ना कुछ कम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर है यूकेरियोटिक सेल। अब देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे पूरा डिटेल थ्योरी, तो आप देखेंगे कि राइबोसोम जो होता है 70s, इसका स्वेजवर्ग यूनिट होता है 50s प्लस 30s। चलो एक बार हो जाने दो, ना होगा तो फुल डिटेल्स लाएंगे जैसा आप चाहेंगे। ओके, अभी तो ये शॉर्ट में ही आ रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे कि फुल डिटेल्स में चाहिए आपको, तो इसका 2 से 3 पार्ट सेल का हो जाएगा, जो भी चैप्टर है 2 से 3 पार्ट लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर है इनमें यूकेरियोटिक सेल क्या है, possess एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर एनवलप एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं, इनमें एक संगठित केंद्रक और झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं। यानी हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था कोई भी ना ऑर्गेनल्स था और ना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था, कुछ भी नहीं था। और यूकेरियोटिक में सब होता है। इसमें पौधे, जानवर, कवक और प्रोटिस्ट शामिल हैं। इंक्लूड प्लांट, एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्ट। ओके, सो ये हो गया। अब हमको देखना है आगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई, तो सेल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना धारणा दिया। इन्होंने कहा ऐसा है वैसा है। तो सेल मेम्ब्रेन देखिए, फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। देखिए, फ्लूइड मोजेक मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जैसे दो साइंटिस्ट आए, सिंगर जी आए और निकोलसन जी आए। कब आए, 1972 में आए, और इन्होंने फ्लूइड मोजेक मॉडल दे दिया। ओके, चलो इन्होंने अपना काम किया। अब भाई अपना काम यह है कि 2027 में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और हमें फीवर है 2 से 3 दिन से, वॉइस अच्छी भी हो सकती है, नहीं हो, फिर भी आप सभी के लिए हमने कंटेंट लाया है कि कहीं आप पीछे ना रह जाए। ओके, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ही भरोसे हैं, तो उनके लिए करना है, चाहे फीवर रहे या कुछ भी रहे, ठीक है। जुकाम है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट कल फीवर था हमें। और अभी हमने भी अपना सीबीसी और विडाल करवा लिया है, देखते हैं उसमें एच बी कितना होता है। और टाइफाइड तो नहीं है भाई, टाइफाइड होगी तो लंका तो लग जाएगा। चलो, तो यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल मेम्ब्रेन की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। तो कंपाउंड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर विथ इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो यहाँ पर हिंदी आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे बात कर लिया जाए सेल मेम्ब्रेन में, द क्वाशी फ्लूइड ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द बाइलेयर। देखिए, जो क्वाशी फ्लूइड होता है, ये लिपिड का जो इनेबल्स होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है लिपिड की अर्ध तरल प्राकृत बाइलेयर के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति को सक्षम बनाती है। यहाँ पर इसका फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का, फंक्शन इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक्टिव एंड पैसिव। कहने का मतलब है इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, एक्टिवली एंड पैसिवली। ओके, अब सेल वॉल क्या है, सेल वॉल आपका, और वो भी देखिए, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्लांट सेल, एनिमल सेल किसका बना होता है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सेल वॉल, चलिए हम सेल वॉल हेडिंग है इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट इन
फंगी एंड प्लांट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। देखिए, कवक और पौधों में मौजूद संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है। शेल वॉल क्या काम करता है? शेल वॉल क्या काम करता है? अगर आ जाए ऐसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो आप लिखेंगे स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जैसे आप हेलमेट क्यों लगाते हैं? जब बाइक चलाते हैं तो हेलमेट इसलिए लगाया जाता है कि भैया अगर गिरे उरे कपड़वा फटे तो कहीं ना कहीं हमको अल्जाइमर या कुछ भी ना हो जाए, इसीलिए लगाते हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए। ये थोड़ी ना है कि, और इंडिया में तो खासकर चालान कहीं कट ना जाए इसी की वजह से हेलमेट लगाते हैं ना। मजाल है कोई हेलमेट लगा ले भैया, कहेंगे हमारा बाल का शो खराब हो जाएगा। हाँ, फिर मुड़ मुड़ के कैसे देखेंगे? ठीक है, वही बाद में ठुका जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया बात। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है आप सभी जान गए। एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गिलेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स। देखिए, अब आपके पेपर में पूछ सकता है कि शैवाल कोशिका का जो होता है ना शैवाल, ये किसका बना होता है? तो आप कहेंगे शैवाल कोशिका भित्ति जो होता है ये सेलुलोज, गिलेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स। कुछ नहीं याद कर पाते तो सेलुलोज एंड गिलेक्टेंस तो आपको याद ही करना होगा, क्योंकि ये सब आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है। ओके, तो ये बात होगी। अब हम देखने वाले हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल जो है ये किसका बना हुआ होता है? तो प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। अब यहाँ पर सेलुलोज है, यहाँ पर भी सेलुलोज है, यहाँ पर गिलेक्टेंस है, यहाँ पर हेमीसेलुलोज है, यहाँ पर मेनन्स है, यहाँ पर पेक्टिन्स है, यहाँ पर प्रोटीन्स है। कहने का मतलब प्लांट सेल आप याद करेंगे CHPP। आप क्या याद कर लेंगे? CHPP, CHPP, चप चुप। ठीक है, इसे याद कर लेना। जो प्लांट सेल लेता है उसको करवा देते हैं चुप चुप। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। ओके, अब अगला आपका टॉपिक है मिडिल लेमला इज अ लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट डेट होल्ड नाइबोरिंग सेल टुगेदर। देखिए, मिडिल लेमला कुछ इस प्रकार का होता है। ये ये जो होता है ये बीच वाला पार्ट ये मिडिल लेमला होता है। तो मध्य लेमला मुख्य रूप से कैल्शियम पेक्टेट से बनी एक परत है जो पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ रखती है। इनको भी कहेगी भैया और इनको भी तुम हमारे साथ रह जाओ। और ये बनी हुई किसकी होती है? कैल्शियम पेक्टेट का। जो इतना तो जान ही गए आप सभी। चलिए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये एग्जामिनर का। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही है तो आएगा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली आपका कुछ नहीं है, ये आपका एक प्रकार का, भाई पेन क्यों हो जाता है इससे, ये एक प्रकार आपका कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ सेवरल, क्या है, सेवरल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वेक्यूल्स। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपका ये आपका क्या क्या कोऑर्डिनेट रखता है, मतलब क्या क्या फंक्शन ऑफ एहसास रखता है? तो सबसे पहले ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है जो कि इंक्लूड करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अपने आप में एक क्या है? कोऑर्डिनेट है, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लिखेंगे ER, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वेक्यूल्स। अब आपके पेपर में पूछ सकता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो आप बताएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वेक्यूल्स। ओके, अब यहाँ पर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपका कितने प्रकार का होता है? तो आप तुरंत कहेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वियर्स राइबोसोम ऑन सरफेस एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, हिंदी में भी बता दे रहे हैं कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक होता है ये जो होता है क्या, राइबोसोम रखता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लेक होता है राइबोसोम का एंड इस सिंथेसिस साइट फॉर लिपिड, ये लिपिड का जो है संश्लेषण करता है। ओके, चलिए गोल्गी एपेटाइटिस के बारे में जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो गोल्गी एपेटाइटिस का फंक्शन कुछ नहीं है। सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया? तो आप कहेंगे कैम्लियो गोल्गी ने किया। नहीं, हमने किया था। अरे हमने, हाँ, वो जमाना था ना 1995 का। 1995 का,
ना ना ना, 1995 का नहीं, 1720 का। उस समय हम गए थे ना, वहाँ पे हमने मिला गोलजी भाई से। इन्होंने कहा क्या हुआ, हमने कहा कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आए हैं। तो जब इनसे हमने मिल उल लिया तो हमने कहा अब भैया आप कुछ नहीं होने वाला, ठीक है पहले आप खोज करिए। तो इन्होंने खोज किया तो अपने नाम पे रख लिया डिस्कवर्ड बाई कैम्लियो गोल्जी, कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क कॉल्ड सिस्टर्ने, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये जो है सिस्टर्नी जो है कंसिस्ट होता है फ्लैट डिस्क लाइक होता है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर फाउंड बाय पैकेजिंग इन गोल्गी apparatus। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये बनता कैसे है? पैकेजिंग इन गोल्गी apparatus, ये गोल्गी apparatus में ही बनता है। ठीक है, ये गोल्गी apparatus में ही लाइसोसोम बनता है। रीच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच पे लाइसोसोम जो होता है एक्टिव होता है। अगर इसको कहेंगे भैया बेसिक पे हो जाओ, नाराज हो जाएगा, क्या हट मैं तेरी बात सुनता ना ना, तूने बहुत धोखा दिया, यही कहता। तो इसमें क्या है, लाइसोसोम जो है गोल्गी उपकरण में पैकेजिंग द्वारा गठित झिल्ली बद्ध पुट्टीय संरचनाएं अम्लीय पीएच पर सक्रिय हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरपूर होता है। देखिए वेक्यूल्स क्या है? वेक्यूल्स, तो वेक्यूल जो होता है ये आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। वेक्यूल्स क्या है? वेक्यूल्स आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस इन साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर सेप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखिए टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट इनटू वेक्यूल। अगेंस्ट मतलब एटीपी लगेगा। तो वेक्यूल्स आपका कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म में झिल्लीबद्ध स्थान जिसमें पानी रस और उत्सर्जी उत्पाद होते हैं, ठीक है, वही आपका वेक्यूल्स होता है। अगला है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को आप क्या कहेंगे? तो माइटोकांड्रिया कुछ नहीं, माइटोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो कि ये यूपीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है इसी साल, यानी कि ये 2 साल से पूछा गया है। यहाँ पर है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर विथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर है इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू इनफोल्डिंग क्रिस्टी इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। और बात कर ली जाए लास्ट क्या बच जा रहा है, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये कोशिका का पावर हाउस है, बाहरी और आंतरिक झिल्ली के साथ डबल झिल्ली बद्ध होती है। आंतरिक झिल्ली क्रिस्टा नामक अंतर्वलयों में विभाजित होती है जिससे सतह क्षेत्र बढ़ता है। तो यहाँ पर इनफोल्डिंग जो क्रिस्टी के होते हैं उसी की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है। सो बात कर लें प्लास्टिड। प्लास्टिड आपने देखा होगा और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल, प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स, पादप कोशिका और यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। तो प्लास्टिड के बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ये आपका एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका है क्रोमोप्लास्ट। अरे नीचे आ जा भाई। क्यों भाई हट लगा कर बैठा है, इधर आओ इधर आओ। ये लो क्रोमोप्लास्ट। और बात कर ली जाए नंबर तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपका क्या होता है? कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि ये जो है ट्रैप करे। जैसे अब ये आपके पास कोई भी प्लांट है बेसिकली, तो इसमें लीफ लगी है, ठीक है, तो जो इसमें लीफ लगी होती है तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स फ्रॉम ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। और क्रोमोप्लास्ट क्या है? कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट फॉर येलो ऑरेंज और रेड कलर। येलो ऑरेंज और रेड कलर क्रोमोप्लास्ट में होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। प्लास्टिड स्टोरिंग न्यूट्रिएंट लाइक स्टार्च फैट्स एंड प्रोटीन्स। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है और ये स्टोर करने में क्या मदद करता है? स्टार्च हो गया, फैट्स हो गया एंड प्रोटीन्स हो गया, इन सभी को स्टोर करता है। और कोई नहीं था कि भैया इन तीनों में कोई स्टोर करे। ओके, तो हिंदियों में है देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ऊर्जा को फंसाने के लिए क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड होता है। क्रोमोप्लास्ट पीले नारंगी या लाल रंग के लिए वसा में घुलनशील
कैरोटीनॉइड वर्धक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टार्च, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को संग्रहित करने वाला रंगहीन प्लास्टिड होता है। अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम, फिर अपना दाइंड होने वाला है। और इतना बहुत ही सफिशिएंट है, आपका कोई भी एग्जाम हो, जेएनएम हो, सीनेट हो, कुछ भी हो। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम सबसे पहले ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो मेड अप ऑफ आरएनए आरएनए के साथ साथ ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। यूकेरियोटिक राइबोसोम आर 80s, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। देखिए डिफरेंस देख लीजिए, यूकेरियोटिक राइबोसोम 80s का होता है, वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। ओके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, ये भी आपका एक अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है। एस स्टैंड फॉर शेरबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि हमने पहले आपको बताया। ओके। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार आपके पेपर में। साइटोस्केलेटन आपका बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। साइटोस्केलेटन आपका नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन साइटोप्लाज्म। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। देखो माइक्रो माइक्रो है ही तो फिलामेंट, ट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल फिलामेंट, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फिलामेंट ट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट ट्यूब्यूल्स। तो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, किसका नेटवर्क? प्रोटीन का। अगला है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो यहाँ पर हमने साइटोस्केलेटन का फंक्शन भी देख लिया कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट जैसे आप घर में होते हैं ना कि आपको सपोर्ट करते हैं, भैया हो गए, मम्मा पापा हो गए, बहन हो गई, या कोई भी आपका हो, ठीक है, जो कि आपको सपोर्ट करता है कि कर भाई जो होगा, हम हैं ना पीछे आपके, दिक्कत मत ले, आगे खड़े हैं। ठीक है। तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल हेल्थ। सीलिया एंड फ्लेरला। देखिए सीलिया एंड फ्लेरला वैसे पूछा नहीं गया अभी तक, बट देख लीजिए, क्या पता नेक्स्ट ईयर पूछ ही ले। तो सीलिया एंड फ्लेरला क्या है? हियर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए ऐसे ऐसे हियर लाइक जो आउटर ग्रोथ होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे। हियर लाइक आउटर ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, कोशिका झिल्ली के बाल जैसे विकास। कोर इज कॉल्ड, कोर को एक्जोनेम कहा जाता है। कोर को क्या कहेंगे? एक्जोनेम। जिसमें माइक्रो ट्यूब्यूल्स होता है 9+2 से वाला। तो ये सीलिया एंड फ्लेरला का हो गया 9+2, सीलिया एंड फ्लेरला का, जो कि ये हेयर लाइक होता है, और कोर इसका जो है एक्जोनोमी कहा जाता है। अगला है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम जो है कंटेन करता है टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम में टू सेंट्रियोल नामक दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, और ये जो अरेंज होती हैं, अब देखो रेगुलर क्लास आएगी, फिजिक्स की भी थ्योरी आएगी अगर आप कहेंगे तब, अदरवाइज हम सभी टीचरों की जैसे ही हमसे क्यू करवा देंगे। ठीक है, क्या ही करना है। और ये थ्योरी जो मिल रहा है अगर आपको फ्री मिल रहा होगा तो आप इसकी कदर नहीं करेंगे, अगर यहीं पे इसकी प्राइस सेट कर दें तो इसकी भी कदर होने लगेगी। ठीक है। इसीलिए हम टेस्ट सीरीज का लास्ट में ज़्यादा प्राइस नहीं रखते हैं एज अ कंपेयर जितने भी वाईटी पे गुरुजन है, ठीक है, उनसे लाख गुना कम प्राइस हम देते हैं टेस्ट सीरीज का। 49, 89 से ज़्यादा कहीं नहीं। तो अरेंज परपेंडिकुलर मोड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखिए लंबवत रूप से व्यवस्थित ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 समान रूप से दूरी वाले परिधि फाइब्रिल से बने होते हैं। अब यहाँ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कब खोज हुआ था? बहुत अच्छी बात है, ध्यान जाइए। न्यूक्लियस खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में, लेकिन ये अभी तक डाटा नहीं पूछा गया, तो हो सकता है ना ही पूछे, तो परेशान मत होइए। कंटेन क्या क्या रखता है न्यूक्लियस अपने पास? मतलब आपकी जेब में होगा पैसा, आपके अगल बगल होगा टेबल कुर्सी मेज, तो न्यूक्लियस भी कुछ ना कुछ तो कंटेन करता होगा। तो ये कंटेन करता है क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स। साथ ही में ये अपने पास क्या करता है? साथ ही में ये न्यूक्लियर इनवलप हैज फॉर अलोइंग मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स।
परमाणु आवरण में छिद्र होता है जो आरएनए और प्रोटीन अणुओं की गति को अनुमति देता है। अगला है क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन देखिए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। देखिए प्रोटीन जो होता है ये बेसिक होता है, नेचर इसका बेसिक होता है डीएनए के साथ साथ। ठीक है, क्रोमेटिन क्या करता है कंटेंट, देखिए यहाँ से हाईलाइट कर दे रहे हैं। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, यहाँ से यहाँ तक। क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। देखिए नॉन हिस्टोन के साथ आरएनए होगा और प्रोटीन के साथ डीएनए होगा। क्रोमेटिन में डीएनए और हिस्टोन नामक बुनियादी प्रोटीन साथ ही होते हैं। माइक्रोबडीज क्या है, तो माइक्रोबडीज आपका क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोविशिलस कंटेनिंग वेरियस एंजाइम फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। विभिन्न एंजाइमों वाले झिल्ली बाद सूक्ष्म वेसिकल पौधे और पशु कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आज का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट। अब जो भी चैप्टर बचता है, आपको जो भी चाहिए कमेंट जरूर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कैसा था, ठीक है, देखिए एक लेक्चर बनाने में काफ़ी समय लगता है, बट आप सभी एक कमेंट अगर कर देते हैं तो उससे थोड़ा हमको जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा किया जाए। और इस बार 2027 के लिए जो टेस्ट सीरीज आएगा, यूट्यूब पे हम ऐसे कह सकते हैं कोई नहीं दे सकता उस तरह का टेस्ट सीरीज, एकदम यूनिक स्पेसिफिक रहेगा वो टेस्ट सीरीज, जहाँ पे वो हम नहीं, आप खुद जब पेपर देकर आएंगे तो कहेंगे 120 में 100 तक क्वेश्चन थे, 100 से 95, क्योंकि 2026 में ये बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि हाँ 95 से 100 क्वेश्चन एज इट इज आपके जो टेस्ट सीरीज दिए थे 10 से 15 दिन पहले उससे थे। बट इस बार जनवरी से टेस्ट सीरीज आ जाएगा, तो